Hello 7th class, how are you all? Hope you are all good and healthy. As you know, my name is Madhurima Gaur and I am your science teacher. So students, we have completed 2 chapters, chapter number 1 and 2, and today I am going to start chapter number 5. Okay? Yes, हमने chapter number 3 and 4 skip कर दिया है. वो हम नेक्स्ट जो हमारा ऐसे होगा उसमें हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे. ठीक है, तो आपका जो पीटी के लिए सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5 है. ठीक है, सो द चैप्टर नेम इज हीट. ओके, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ज्यादा शॉर्टली पढ़ाऊंगी. क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 31 मई तक ही है. ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक क्लास है और उस एक क्लास में हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगी, या फिर जो चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है वाइडली वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी. ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको अपना चैप्टर पढ़ना है. ठीक है, चलिए. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है? देखिए, हीट जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? गर्मी से रिलेटेड होती है. यानी कि जहाँ पे भी हमें गर्मी दिखती है, जिस भी जगह पर गर्मी दिखती है तो वहाँ पे क्या होती है? हीट होती है. या फिर जहाँ भी हमें फ्लेम्स दिखती हैं तो वहाँ पे क्या होती है? हीट होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. तो हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरा मोबाइल फोन जो है वो क्या कर रहा है? हीट कर रहा है. ठीक है, या फिर हीट हो रहा है. ठीक है, तो हीट बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? गर्मी से रिलेटेड होती है. आपकी बुक के अकॉर्डिंग हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हीट जो है वो क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है. ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, सो if heat is a form of energy and energy is the capacity to do work, then heat must be able to perform work. यानी कि अगर हीट एनर्जी की फॉर्म होती है और एनर्जी किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है, तो जो हीट होती है वो मस्ट बी एबल, यानी कि वो किसी भी वर्क को करने के लिए क्या होती है? एबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? हम पैन को गैस पे रखते हैं. ठीक है, तो पैन क्या होने लगता है? हल्का हल्का गर्म होने लगता है. जब वो गर्म होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब एनर्जी होती है तो वो जो एनर्जी होती है वो क्या कराती है? वर्क कराती है. क्योंकि एनर्जी में क्या कैपेसिटी होती है? किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है. तो उससे हमें क्या मिल जाता है? हमें वो सब्जी पकी हुई मिलती है. ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ, हॉट और कोल्ड. ओके, सो हॉट एंड कोल्ड. तो देखिए, किसी भी चीज को हम कैसे पता करेंगे कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है? तो हम अगर कोई पानी है तो उसको हम कैसे पता करेंगे? पी के बता सकते हैं कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है. ठीक है, लेकिन हम हर एक चीज को तो छूकर पता नहीं बता सकते. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है? थर्मोमीटर की जरूरत होती है. यानी कि उसके टेम्परेचर को मेजर करने की जरूरत होती है. और उसको जो टेम्परेचर होता है उसको हम मेजर किससे करते हैं? थर्मोमीटर से करते हैं. लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में हम एक चीज तो भूल ही गए. क्या? टेम्परेचर. कि टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है, लेकिन चलिए पहले हम इस पे देखते हैं कि हॉट एंड कोल्ड जो होता है वो हम कैसे पता करते हैं. एक तो सेंस ऑफ टच से पता कर लेते हैं, लेकिन जो अगर हम किसी चीज का हम सारी चीज को तो नहीं छू कर बता सकते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? उसके टेम्परेचर को मेजर करने की जरूरत होती है. एंड व्हाट इज टेम्परेचर? सो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. यानी कि अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर, रिलायबल जो हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, और द टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. और ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम किससे मेजर करते हैं? ठीक है, उसको ये जो टेम्परेचर होता है तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो कौन सी डिवाइस से करते हैं? थर्मोमीटर से. ठीक है, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए कोई एक डिवाइस तो लगेगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. ओके, टेम्परेचर को हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होती है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? हॉटनेस की डिग्री होता है. यानी कि उस सब्सटेंस की हॉटनेस की डिग्री होता है. ठीक है, यानी कि हम टेम्परेचर को किस में नापते हैं? डिग्रीज में नापते हैं. इन शॉर्टली हम बोले तो
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है? अ थर्मोमीटर हैज graduations or a scale made on the basic of two standard temperatures degree upon universally। ठीक है, तो जो एक थर्मोमीटर होता है वो क्या रखता है? ग्रेजुएशन स्केल्स रखता है, ग्रेजुएशन मार्क्स रखता है। ठीक है, तो ये जो मार्क होते हैं ये क्या होते हैं? अपनी कुछ कुछ दूरी पे वो स्केल में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, और उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट। तो यूजुअली जो लोअर वाला फिक्स पॉइंट होता है उसको हम कैसे लेते हैं? द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट। तो ये जो वो टेम्परेचर होता है जिसमें आइस क्या होता है? मेल्ट होता है। और जो 100 वाला होता है, जो अपर वाला होता है, तो वो वाला जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम कैसे लेते हैं? उसको हम लेते हैं कि जहाँ पे जो वो होते हैं while fixed point taken as the temperature at which water boils। तो वो वाला जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है? जिसमें कि कोई वाटर जो होता है क्या होता है? बॉयल होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारे पास जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। ठीक है, और वो जो किस में डिवाइडेड होते हैं? डिग्रीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर को किससे नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं? सॉरी, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, और इस थर्मोमीटर में क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, लोअर पॉइंट होते हैं और अपर पॉइंट होते हैं। तो जो लोअर पॉइंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम आइस का जिसमें सॉरी वो इसमें वो वाला टेम्परेचर नापते हैं जिसमें आइस मेल्ट होता है। और जो उसका अपर वाला होता है पॉइंट, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या मेजर करते हैं? उसमें हम किसी भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो करते हैं, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब देखिए सॉलिड, अब जब ये दोनों है, ठीक है, तो अब हमें यही पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक जगह तो हमारा जो आइस है वो मेल्ट हो रहा था और एक जगह हमारा वाटर क्या हो रहा था? बॉईल हो रहा था। अब हमें क्या होना चाहिए? इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए सॉलिड्स मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आइस क्या था? सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो सॉलिड होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो उसका लोअर जो पॉइंट होता है जहां पर आइस मेल्ट होता है, तो वहां पे हमें क्या पता चल सकता है? हमें उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पता चल सकता है। लिक्विड्स बॉयल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट। और जो लिक्विड्स होते हैं वो एक टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होना शुरू कर देते हैं? बॉयल होना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम हायर पॉइंट पे क्या पता कर सकते हैं? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। The two commonly used scales for measuring temperature are the Celsius scales and the Fahrenheit scales। अब देखिए जो बेटा इसमें जो आपके चैप्टर में बताया गया है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना बताया है। ठीक है, कि आपके बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर होता है? तो वो किससे मेजर होता है? थर्मोमीटर से मेजर होता है। लेकिन जो थर्मोमीटर की में जो डिग्रीज होती हैं, मैंने आपको बताया अभी कि वो किसमें डिवाइड होता है? डिग्रीज में डिवाइडेड होता है। तो वो जो डिग्रीज होती है वो भी क्या होती है? 2 डिग्रीज होती है। एक तो होता है सेल्सियस स्केल की और एक होती है फॉरेनहाइट स्केल की। यानी कि जो आपका थर्मोमीटर है वो 2 डिग्रीज में डिवाइडेड होता है। एक तो डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो जो हमारा टेम्परेचर बताते हैं वो किसमें बताते हैं? फॉरेनहाइट में बताते हैं। The normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो जब हमें फीवर होता है और जो हमारी रीडिंग्स आती है तो वो किस में आती है बच्चों? वो फॉरेनहाइट में आती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मुझे आज कितना फीवर है? 100 फीवर है, 101 फीवर है या फिर 103 फीवर है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है हमें? जब हम उसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, और जब हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं थर्मोमीटर से और वो हमें किस में बताते हैं? फॉरेनहाइट में बताता है। ठीक है, अब यूजिंग अ थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर हैज अ बल्ब फिल्ड विद मर्करी। तो थर्मोमीटर जो होता है
तो उसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है जो कि किससे भरा होता है, मरकरी से भरा होता है। एंड अ ग्लास स्टैम्प विद अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट। और इसमें क्या होती है, एक पतली सी क्या कहते हैं, हॉलो ट्यूब होती है जो कि इसके अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, और वो किससे बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैम्प बोलते हैं। द ट्यूब एंड्स इन द बल्ब at one end and is sealed at the other end। तो ये बच्चों जो ट्यूब है वो एंड करती है किस पे, एक बल्ब पे एंड करती है, और सील्ड कहाँ पे करती है, ऊपर। देखा होगा ना आपने, देखो इसमें भी देख लो कि आपके नीचे बल्ब बना हुआ है और ऊपर का जो पॉइंट है वो क्या है, सील्ड है, ठीक है। तो ये जो एंड करती है वो किस पे करती है, बल्ब पे करती है। यानी कि जो हम टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं तो वो कब लेते हैं, जब हम इसको थर्मोमीटर को हमारे मुंह में जब डालते हैं तो वो कैसे डालते हैं, बल्ब के थ्रू डालते हैं। यानी कि बल्ब वाला जो पार्ट होता है वो हमारे किसमें होता है, मुंह में होता है, ठीक है, जिससे हमें रीडिंग पता चलती है। When the bulb is in contact with a hot object, the mercury gets heated। तो जब ये जो बल्ब होता है ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो जो मरकरी होती है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है मरकरी, ठीक है, और क्या कर देती है, राइजेज इन द थिन ट्यूब, और थिन ट्यूब में क्या हो जाती है, वो राइज हो जाती है। कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। वो जो थिन ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। द मार्किंग अप टू विच द मर्करी राइजेज टेल्स यू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो जो मरकरी होती है वो जिस भी पॉइंट तक राइज करती है तो वो पॉइंट हमें क्या बताते हैं, उसका टेम्परेचर बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका टेम्परेचर नापते हैं तो वो आपको बताते हैं कि इतना टेम्परेचर है आपका। तो वो कैसे बताते हैं कि जो आपकी हीट होती है तो उस हीट का वो टेम्परेचर बताते हैं। वो जो मरकरी होती है उस हीट से क्या हो जाती है, वो राइज हो जाती है, और वो जिस भी पॉइंट तक राइज होती है उतना आपका टेम्परेचर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैव अ किंक इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो जो क्लिनिकल, देखिए यहाँ पे आपके दो थर्मामीटर्स हैं, एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर है और एक लैबोरेटरी थर्मामीटर है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों सेम ही होते हैं बने हुए, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट होती है, क्या, किंक, ठीक है। तो जो हमारी क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं तो उसमें क्या होती है, एक किंक होती है, और जो हमारे लैबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो प्लेन होते हैं, उसमें किंक नहीं होती है। किंक मतलब कि जो मरकरी का वो होता है तो उसको थोड़ा सा बैंड करके उसमें भरी होती है मरकरी, ठीक है। और वो क्यों भरी होती है बैंड करके, कि जब हम उसको थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं रीडिंग लेने के लिए तो वो जो मरकरी है अगर किंक ना हो तो वो मरकरी सीधे क्या चली जाएगी, नीचे। क्यों, क्योंकि आपके मुंह का अंदर का टेम्परेचर जब वो बाहर आएगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा कि अंदर का टेम्परेचर और है और हमारे अराउंड जो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, ठीक है। तो उससे वो नीचे ना चला जाए, इसलिए वो किंक बनाते हैं उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर जब बाहर निकालता है तो इजीली रीडिंग ले लेते हैं, फिर उसको पानी में क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो मरकरी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब मरकरी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के क्या इफेक्ट, ठीक है। तो व्हेन यू हीट समथिंग और सप्लाई इट विद हीट, इट्स टेम्परेचर राइजेस। यू वुड हैव नोटिस this in the activity in which you measure the temperature of boiling water. The converse is also true. When you cool something, its temperature falls. Cooling something is the same as taking away heat from it. Yes, देखिए ये जो चीज है इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट के इफेक्ट क्या होते हैं। देखो हीट क्या होता है कि टेम्परेचर राइजेस विद द हीट, कि हीट के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम वाटर को गर्म करने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता रहता है, वो वाटर गर्म और गर्म और गर्म और फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर को गैस से उतार के साइड में रख देते हैं तो वो क्या करता है, सराउंडिंग्स की भी हीट में उसकी हीट मिक्स हो जाती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं, हीट से हम किसी की चीज को हीट देते हैं वो गर्म होती है, और जब हम उसमें को हीट देना बंद कर देते हैं तो क्या करने लगती है, वो कूल होना शुरू हो जाती है, तो वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है हीट कॉजेज एक्सपेंशन, ठीक है, कि हीट जो है वो क्या है, वो एक्सपेंशन का कारण बनती है। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना,
ठीक है, किसी भी चीज का राइज होना। तो ये चीज का हमने एक्सपेंशन का हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल पढ़ा है कि जब हम उसको थर्मोमीटर को मुंह के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि मरकरी राइज हो जाती है, तो वो क्या करती है, मरकरी एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इसका जो एक चीज है कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन, जो हीट जो होती है वो एक्सपेंशन करती है। ठीक है, एक्सपेंशन का कारण बनती है, तो वो सभी चीजों में बनती है, वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी बनती है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है। सो एक्सपेंशन इज द ग्रेटेस्ट इन गैसेस, लेस इन लिक्विड्स एंड द लीस्ट इन सॉलिड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन होती है वो गैसेस में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सॉलिड में बहुत कम होती है। क्यों? आपको 5th क्लास में पढ़ाया गया था बच्चों, आपको स्टेट पढ़ाई गई थी। ठीक है, और जब हमने स्टेट पढ़ी थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा एटम से बनकर बना होता है, यानी कि उसके अंदर स्पेस नहीं होता। लेकिन जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से कम एटम से बना होता है, उसमें कुछ कुछ स्पेस होता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके अंदर एटम्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो इसलिए क्योंकि एटम्स का स्पेस बहुत ज्यादा होता है गैस में, तो वो ज्यादा एक्सपैंड होती है, लिक्विड में उससे कम होता है तो वो कम एक्सपैंड होती है, और सॉलिड्स में बहुत ही कम गैप होता है एटम्स के बीच में, तो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम एक्सपैंड होती है। नेक्स्ट देखिए, हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट, कि जो हीट है वो स्टेट को चेंज करने का कारण बनती है। कैसे? व्हेन यू हीट अ सॉलिड इट मेल्ट्स और चेंज इनटू अ लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है और किसमें चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन यू हीट अ लिक्विड इट अल्टीमेटली बॉइल्स एंड चेंज इनटू वेपर। और जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। Conversely, when you cool a vapor or take away heat from it, it change into a liquid। और जैसे ही हम क्या करते हैं, वेपर को हीट से दूर लेकर जाते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाती है बच्चों, लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर हम it change into liquid, and when you cool a liquid or take away heat from it, it change into a solid। और जब हम हीट से लिक्विड को दूर ले जाते हैं, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे कि पानी तो नहीं चेंज होता, वो तो हमेशा लिक्विड में ही रहता है। लेकिन बच्चों, जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड में हमेशा क्यों रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना हमारा, तो उसके लिए हमें अपना टेम्परेचर कम करना होता है। ठीक है, तो अगर हम अपना टेम्परेचर कम कर देंगे, यानी कि हम वाटर को फ्रिज में रख देंगे, तो वो क्या बन जाता है, आइस क्यूब में हमें मिल जाता है, तो वो किस में फॉर्म हो जाता है, सॉलिड में फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो हीट होती है, हीट क्या करती है, स्टेट के चेंज होने में का कारण बनती है, यानी कि हीट के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, स्टेट चेंज होती है। ठीक है, You know that every solid has a particular melting point। आप लोगों को पता है कि जो solids होते हैं वो particular melting point रखते हैं, which is also the freezing point of the corresponding liquid। और liquid का क्या होता है, freezing point भी होता है। It is also true that the particular amount of heat is required to change a solid into a liquid। Yes, ये भी पता है हमें कि जब हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत होती है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर हीट की जरूरत होती है। द करस्पॉन्डिंग लिक्विड लूजेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट चेंज इनटू द सॉलिड। ठीक है, तो जब एक लिक्विड सॉलिड में फॉर्म होता है तो उसको क्या जरूरत होती है, एक हीट की जरूरत होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट सॉलिड लिक्विड पेयर्स। ठीक है, तो जो अमाउंट होती है, हीट की जो अमाउंट होती है, तो वो डिफरेंट सॉलिड लिक्विड पेयर्स में डिफरेंटली वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट वैक्स। ठीक है, तो अगर हम किसी आइस को मेल्ट करेंगे तो उसकी जो हीट होगी वो डिफरेंट होगी, और जब हम किसी वैक्स को मेल्ट करेंगे तो जो उसमें जो हीट दी जाएगी वो डिफरेंट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आइस जो है वो कम हीट पे जल्दी से पिघल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वैक्स है उसके लिए क्या होगी, उसको पिघलाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी। The same amount of heat is lost by the vapor when it change into the liquid। और जब हम किसी वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसमें हीट की जो अमाउंट होती है वो अलग होती है।
की जरूरत ही नहीं होती है। The same amount of heat is lost. ठीक है, the evaporation of sweat causes cooling because when sweat evaporates, it takes the heat it requires from our body. ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा स्वेट होता है तो वो एक जगह पे आके क्या हो जाता है, वो इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे इवोपरेट हो जाता है, वो हमारी जो बॉडी की जो वो होती है, हीट होती है, तो उससे वो क्या जाता है, इवोपरेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ हीट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, students. So the next topic is flow of heat. So what is flow of heat? देखिए, why does the mercury in the temperature rise when you place it under your tongue? तो जब आप थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखते हो तो उसका मर्करी जो होता है वो कैसे राइज कर जाता है, क्यों राइज कर जाता है? तो क्यों कर जाता है? बिकॉज इट गेट्स हीटेड एंड एक्सपेंड्स। क्योंकि क्या होता है, हीट करता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है अंदर का, उसकी वजह से जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो हीट करता है और जो मर्करी होती है वो एक्सपैंड कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लो ऑफ हीट यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हीट का फ्लो हुआ, और जब हीट का फ्लो हुआ तो जितना भी हमारा टेम्परेचर था तो वो रीडिंग के थ्रू थर्मोमीटर पर आ गया, और हमारा टेम्परेचर बॉडी का और थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या बताया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लो ऑफ हीट मतलब जो हीट होती है उसका क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये जो हीट का फ्लो जो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। देखिए कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ, यानी कि सब्सटेंस के विदाउट मूविंग किए हुए हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दिस कि जो फ्लो ऑफ हीट है क्या हर एक सब्सटेंस पे होता होगा? नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किन किन चीजों में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है substances through which heat flows easily are called good conductors and simply conductors. ठीक है, तो substance through which heat flows easily, देखिए इसके मैंने आपको बताया कि सभी substances के अंदर जो हीट होती है वो फ्लो नहीं होती, तो जिन भी सब्सटेंसेस के अंदर हीट फ्लो होती है इजीली तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं या फिर सिंपली कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक, गुड कंडक्टर्स बोलते हैं या फिर सिंपली कंडक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर जो हीट है वो इजीली फ्लो नहीं होती तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई पैन में, ठीक है, या फिर किसी कढ़ाई में या पैन में किसी भी, तो हम सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है कि पहले कढ़ाई गर्म होती है, फिर कढ़ाई गर्म होगी, फिर उसके थ्रू वो जो सब्जियां होती हैं उस तक हीट पहुंचती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लो ऑफ हीट का, यानी कि हीट जो है वो फ्लो कैसे होती है, वो फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वो कैसे फ्लो हुई कि जो हमारी कढ़ाई है, जो हमारा पैन है, पहले वो हीट उस पे गई, फिर उससे वो हीट किस पे गई, हमारी फूड पे गई जो भी हम उसमें बना रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा फूड बन गया। तो इससे क्या हुई कि हीट ने फ्लो किया पहले पैन में, फिर उसके बाद सब्जियों में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि जो कढ़ाई है उसमें हीट फ्लो हुई, ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो हम सब्जियां बनाते हैं तो वो हम किसी आयरन के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में, फिर स्टील के बर्तन में ही क्यों बनाते हैं? आपने कभी नहीं देखा होगा ना कि प्लास्टिक के बर्तन में हम कुछ खाना बना रहे हैं, नहीं देखा होगा, है ना। यस, वो इसीलिए नहीं देखा क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं तो उनकी एग्जांपल्स हैं एक्चुअली आयरन, कॉपर, स्टील। तो ये क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, स्टील, जिसमें हम क्या फ्लो कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही इजीली हीट फ्लो हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जो हमारे प्लास्टिक्स
प्लास्टिक्स होती हैं, जो प्लास्टिक की चीजें होती है और जो प्लास्टिक होती है वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। क्यों होते हैं इंसुलेटर्स? क्योंकि उसमें जो हमारी हीट होती है वो फ्लो नहीं होती। आपने देखा भी होगा कि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पैन वगैरह होते हैं तो वो पूरे के पूरे स्टील से बने हुए होते हैं या फिर किसी और मेटल से बने हुए होते हैं, लेकिन जो उसका हैंडल होता है उस हैंडल पे क्या लगा होता है? प्लास्टिक थोड़ा सा लगा होता है जहाँ पे हमें पकड़ना होता है। तो वो क्यों लगाते हैं प्लास्टिक? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं तो वो जो पैन होता है तो हीट से वो पैन पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से वो पैन क्या हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है। तो उस हैंडल पे उसको इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसको इजीली पकड़ के उतार सकें। और प्लास्टिक क्या होती है? इंसुलेटर, जिसमें की हीट नहीं जाती, इसलिए वो गर्म नहीं होता, बहुत थोड़ा गर्म होता है, इसको हम इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको इसका एग्जाम्पल दिया है कंडक्शन का, कि कंडक्शन को आप कैसे पता करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कुकिंग करते हुए पैन में किसी एक चम्मच को स्टीयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो चम्मच है वो धीरे धीरे गर्म होते होते वो उसका हैंडल तक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी हीट होती है वो क्या करती है? फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और कंडक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। ठीक है, तो आपका कंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैंने आपको बता दिया कि हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन। ठीक है, तो फॉर दिस you also see into your book at page number 42 convection. ठीक है, तो what is convection? देखिए, the process of transfer of heat in a liquid or a gas by the movement of the liquid or gas is called convection. ठीक है, तो the process of transfer of heat in a liquid or a gas by the movement of the liquid or gas is called कन्वेक्शन। यानी कि जो प्रोसेस होती है हीट को ट्रांसफर करने की किसी लिक्विड में या फिर किसी गैस में किसी लिक्विड के मूवमेंट के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको हम फॉर एग्जांपल कैसे बता सकते हैं कि जब हम वाटर, मैंने एग्जांपल पहले भी बताया आपको कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रख देना, मतलब गर्म करने के लिए रख देना, और फिर आप गैस बंद करके उसमें हाथ डाल के देखना, लेकिन वो ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, हाथ डालकर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपके ऊपर का पानी कैसा है? ठंडा है, और नीचे का पानी कैसा है? गर्म है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। मतलब कौन सी प्रोसेस, मैंने पूरा नहीं बताया। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसकी सबसे पहले नीचे की लेयर गर्म होती है। नीचे की लेयर गर्म होके वाटर की क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। ठीक है, वेट में। और फिर वो जो नीचे की लेयर होती है वो ऊपर आती है, और जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वो नीचे आती है। तो आपने देखा कि कैसे पानी में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है कि गर्म वाला ऊपर चला गया और ऊपर से जो ठंडा वाला था वो नीचे आ गया। तो इस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? मतलब हीट को ट्रांसफर करने की प्रोसेस, ठीक है, जो कि लिक्विड या फिर गैस में मूवमेंट के द्वारा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कन्वेक्शन का आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, कि कन्वेक्शन करंट्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? देखिए, ventilators and exhaust fan are usually near the ceiling of a room because the air we breathe out is warmer and lighter than ordinary air. It rises and escapes through the ventilators or exhaust fan and cold fresh air enters through the windows. यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में क्या लगे होते हैं? सीलिंग के पास ही हम क्या लगा देते हैं? वेंटिलेटर्स लेते हैं या फिर एग्जस्ट फैन लगा लेते हैं। अब एग्जस्ट फैन क्या होते हैं? एग्जस्ट फैन होते हैं कि हमारा जो अंदर की जितनी भी गर्मी है, तो अगर हम उस फैन को चलाते हैं तो वो गर्मी बाहर चली जाती है, और जो हमारी एयर होती है बाहर की ठंडी फ्रेश एयर वो हमें अंदर आ जाती है। तो हमारा जो रूम होता है वो ज्यादा क्या नहीं रहता? गर्म नहीं रहता। हॉट स्मोक and gases from industrial furnaces rises the escape through chimneys much
एज अ स्मोक एस्केप थ्रू द चिमनीज इन द शू बॉक्स। ठीक है, तो जो हॉट स्मोक्स या फिर गैसेज होती है इंडस्ट्रियल फर्नेस में, ठीक है, तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल फर्नेस राइज होता है और वो बाहर निकल जाता है, और किसके द्वारा निकलता है वो? थ्रू चिमनीज के द्वारा निकलता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हीटर्स, ब्लोअर्स एंड हीट कन्वेक्टर्स हीट अ रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। ठीक है, जो हीटर्स होते हैं जो हम अक्सर सर्दियों में अपने घर पे लगा लेते हैं, तो वो भी क्या है, उनकी भी जो सेटिंग की जाती है रूम में, वो किसके द्वारा की जाती है? कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा की जाती है। द सी एंड लैंड ब्रिजेस विच ब्लो इन कोस्टल एरियाज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, जो सी एंड लैंड ब्रीज होती हैं, हवाएं होती हैं, जो समुद्री और लैंड हवाएं होती हैं जो कि कोस्टल एरियाज में फ्लो होती हैं, तो वो भी क्या होती है? कन्वेक्शन करंट होती हैं। द सी टेक्स कैसे होती हैं? द सी टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड देन डज द लैंड, यानी कि जो सी होता है वो क्या करता है? टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड देन डज द लैंड। तो क्या होता है कि जो सी होता है वो बहुत सारे समय तक क्या करता है? हीट को ले लेता है, जबकि लैंड इतना नहीं ले पाती, मतलब कि वो अपने ऊपर उसको क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और ज्यादा एकदम से हीट वो खुद नहीं हो जाता। कौन? ओशियन या फिर सी। सो दैट द लैंड इज हॉटर देन द सी ड्यूरिंग द डे। तो डे में क्या होता है कि जो रेत होता है हमारा, जो लैंड होती है सॉरी, वो क्या होती है? बहुत हॉटर होती है, और जो ओशियन होता है, वो जो सी होता है, वो कैसा होता है हमारा? ठंडा होता है। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द लैंड बिकम्स हॉट एंड राइजेस। ठीक है, and the cooler air above the sea rushes in towards the land to take its place। ठीक है, तो क्या होता है कि लैंड का जो वो होता है, लैंड का जो हवा जो होती है लैंड पे, वो कैसी होती है? बहुत हॉटर होती है, और जो सी के ऊपर फ्लो होती है हवा, वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो वो जो सी के ऊपर दिन में हवाएं होती है, तो वो किधर की तरफ चलती है? वो लैंड की तरफ चलती है। This sets up a convection current which we call a sea breeze। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। आफ्टर सनसेट द लैंड कूल्स मच फास्टर। अब जब सनसेट हो जाता है तो जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी कूल हो जाती है। द एयर अबव द सी इज वार्मर। ठीक है, और जो सी के ऊपर जो अब एयर होती है वो कैसी होती है? वार्मर होती है देन दैट अबव द लैंड। ठीक है, लैंड के कंपेयर में इट राइजेस एंड द कूलर एयर अबव द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और अब क्या करती हैं कि लैंड से जो कूल हवाएं होती है वो किधर की तरफ चलती है? सी की तरफ चलती हैं। It rises and the cooler above the land moves out toward the sea and we call this is land breeze। और इसको हम क्या बोलते हैं? land breeze बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन। सो व्हाट इज रेडिएशन? सी, हीट डज नॉट रिक्वायर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस टू बी एबल टू ट्रेवल। यानी कि जो हीट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मटेरियल मीडियम में ही हमेशा एबल नहीं होती कि वो ट्रेवल कर सके। ठीक है, इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। यानी कि जो हीट है वो सिर्फ इन कंडक्टर्स में ही नहीं फ्लो होती है, या फिर कंडक्टर्स में ही नहीं ट्रेवल करती है। ठीक है, बल्कि वो किस में भी ट्रेवल कर सकती है? वो स्पेस में या फिर वैक्यूम में भी क्या करती है? ट्रेवल करती है। दैट इज हाउ हीट फ्रॉम द सन कैन रीच अस। सो इसी के लिए हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो सन की जो हीट होती है वो हम पे कैसे पहुंचती है? ट्रेवलिंग थ्रू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस सेपरेटिंग द अर्थ फ्रॉम द सन। तो वैक्यूम के द्वारा हमारे पास पहुंचती है जो सनलाइट होती है। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस इज नॉन एज रेडिएशन। तो जो प्रोसेस होती है, जो हीट हमारे पास तक स्पेस से हमारे पास तक आती है, अर्थ तक आती है, तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। We could say radiation is the process by which heat travels without the help of a material medium। अब इसको मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी। That what is radiation exactly? Yes, radiation. So radiation is the
process by which heat travels without the help of a material medium. So what is radiation, students? Radiation is the process by which heat travels without the help of the material medium. यानी कि रेडिएशन एक वो प्रोसेस होती है बाय विच हीट, यानी कि जिसके द्वारा जो हीट होती है वो ट्रेवल करती है बिना किसी मटेरियल मीडियम के हेल्प से, यानी कि उसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है, कोई कॉपर या फिर कोई स्टील का बर्तन उसको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो वो किसमें, ये प्रोसेस किसमें होती है? वैक्यूम में, स्पेस में होती है। इट इज मच द सेम एज द प्रोसेस बाय विच लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की प्रोसेस की तरह है, सेम जैसे कि लाइट ट्रेवल करती है। लाइट एंड हीट आर वेरी सिमिलर। लाइट और हीट जो होते हैं वो कहते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। बोथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ बॉडी एमिटिंग हीट एंड लाइट, और पूरी जो बॉडी जो होती है, ठीक है, मतलब फ्रॉम अ बॉडी एमिटिंग हीट एंड लाइट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि अगर एक बॉडी है उसकी सभी डायरेक्शन में एमिट क्या होती है? लाइट, और क्या होती है? हीट एमिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ही है तो हमारे किसी एक पार्ट में गर्मी नहीं होती। ठीक है, अगर हम छूकर देखें तो हमारा अधिकतर जो हमारा पूरा बॉडी होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारे अंदर की हीट ही तो होती है, टेम्परेचर ही तो होता है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि आपका यहाँ अलग होगा और अगर आप अपने पैर को छू रहे हैं तो वो वहां अलग होगा, नहीं, सब में होता है। तो ठीक है, तो हीट जो होती है और लाइट जो होती है तो वो जो एक बॉडी होती है वो हर एक डायरेक्शन से एमिट करती है। ठीक है, दो वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ इट, और हम इन दोनों के लिए अवेयर नहीं रहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट रेडिएट करते हैं। द हॉटर समथिंग इज द मोर हीट इट रेडिएट्स, द हॉटर समथिंग इज द मोर हीट इट रेडिएट। ठीक है, हॉटर जो कुछ चीज अगर हॉटर है तो वो बहुत ज्यादा रेडिएशन करेगा। इन अदर वर्ड द हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, यानी कि ये जो हीट रेडिएशन होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दिस हीट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और रेडिएंट एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं? हीट को रेडिएंट हीट या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। द सन विच इज वेरी हॉट एमिट एज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, और सन है जो कि विच इज वेरी हॉट, जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है, एंड एमिट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा उसमें क्या कहते हैं क्वांटिटी में क्या करता है? एमिट करता है किसको? रेडिएंट एनर्जी को। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते थे रेडिएंट एनर्जी का कि जैसे कि मान लो आपकी बाइक्स होती हैं। ठीक है, तो बाइक की सीट, अगर आप बाइक को बाहर खड़ा किया हुआ है धूप में, तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि वो जो सीट होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे बाहर जो हमारी सीढ़ियां बनी होती है छोटी छोटी, ठीक है, जब धूप उस पर पड़ती है और हम उस पर जाके बैठते हैं शाम को तो वो हमें गर्म लगती है। ठीक है, तो वो तो नहीं है, वो तो कंडक्टर नहीं होती है ना, सीमेंट तो कंडक्टर नहीं होता, तो वो कैसे गर्म हो गया? तो वो कैसे गर्म हो गया? रेडिएशन के थ्रू गर्म हो गया। ठीक है, जो सनलाइट आती है उससे क्या हो गया? वो गर्म हो गया। ठीक है, तो देखो what happens to radiant energy when it falls on an object as a tree, a person or a soil। तो क्या होता है कि जब रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ट्री पर या फिर किसी पर्सन पर आकर गिरती है, सम ऑफ इट्स अब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड सम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी कि वो जो रेडिएंट एनर्जी होती है तो वो कुछ तो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्सॉर्ब कर ली जाती है, और बाकी की वो क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है। How much of the radiant energy falling on an object is reflected and how much is observed depend on the color of the object and the nature of its surface। ठीक है, तो कितनी
जो रेडिएट एनर्जी है वो कितनी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व हो रही है और कितनी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो चीज पर डिपेंड करता है। किस किस पे? द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कलर पे, और द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, और उसके सरफेस पर। शाइनी स्मूथ सरफेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स। जो शाइनी और स्मूथ सरफेस जिसका होता है तो वो बेटर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, यानी कि उससे जो रिएक्टेंट एनर्जी है वो बेटर रिफ्लेक्ट होती है। वाइल डल रफ सरफेस आर बेटर ऑब्जर्वर्स। और जो जिनका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है और डल होता है, तो वो कैसे होते हैं, वो बेटर एब्जॉर्वर होते हैं, यानी कि वो रिएक्टेंट एनर्जी को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर absorb कर लेते हैं। You can perform a simple activity to see how color determines the amount of radiant heat absorbed by the object। तो ये आप you can perform यानी कि आप एक सिंपल एक्टिविटी करके ये देख सकते हैं कि कैसे कलर डिटरमाइन करता है रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, सो आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें जितनी भी एक्टिविटी है आप घर पे आराम से पढ़ लीजिएगा। इफ यू हैड फिल्ड द 2 cans with hot water and left them in a shade of in the shade of 10 minutes, you would have seen that the water in the black can cools faster than that is the white can। ठीक है, अगर आपने 2 कैन में वाटर फिल करके रख दिया बाहर, ठीक है, और जिसमें कि एक कैन व्हाइट है और एक कैन कैसी है, ब्लैक है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो व्हाइट कलर की जो कैन है उसका जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। अकॉर्डिंगली जो आपका ब्लैक कलर की जो पेंटेड जो आपकी टिन का डिब्बा है उसमें जो पानी भरा हुआ है वो कैसा होगा, ठंडा होगा। दिस इज बिकॉज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो द बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट। तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट, यानी कि रेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, हीट के बेस्ट रेडिएटर्स होते हैं। One minute. Would you see that the water in black can cools faster? ठीक है, ओके। एक जर्नल डार्कर कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन लाइटर कलर्स। तो जो डार्कर कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब बेटर तरीके से कर सकते हैं लाइट कलर के कंपेरेटिवली। दैट इज व्हाई इट इज मोर एडवाइजेबल टू बियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर एंड लाइटर शेड इन समर। तो इसीलिए हम क्या पहनते हैं कि दैट इज वाई इट इज मोर एडवाइजेबल टू वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर। तो हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 5 हीट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके इसके मैं क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क आपको मैं सेंड करूंगी एज थ्रू अ PDF। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये चैप्टर अपना रीड आउट करना है। ठीक है, और फाइंड आउट करने की कोशिश करना बुक वर्क। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको PDF में कराऊंगी इसे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।